जिससे आप कैसे नाअहली से वो भी सरप्राइज हो गए। वो भी ये नहीं समझ रहे थे कि ये लोग इतने नाअहल होंगे कि 2 महीने के अंदर ही अवाम की इन्होंने चीखें निकाल दी। और इस महीने के आखिर में जब लोगों को बिल आएंगे, इस महीना पूरे जब लोग पेट्रोल डलवाएंगे 200 रुपए से भी महंगा पर लीटर, तो उसके बाद अवाम खुद ही बाहर निकल आएगी। इनका मकसद हुकूमत में आने का अपने केसेस करना था, जो वो कर चुके। 1100 अरब का जो कौम को टीका लगा था, आज वो दफन हो गया। इनके पास कोई रिकवरी का प्लान नहीं है। इनका जो एजेंडा था अपना ज़ाती, वो उनने मुकम्मल कर लिया है, अपने केसेस को दफन कर दिया है और नैब का जनाजा बड़ी धूम से अब उठ चुका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, क्विकली आपको बताऊं कि 2-3 इशूज़ हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में मैंने बात करनी है। एक तो पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग का केस है, जिसका फैसला 8 साल बाद अब महफूज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 8 से 10 दिन में ये फैसला सुना दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। होगा क्या पाबंदी लगेगी, जिस पर यह कहा गया है कि एक सियासी पार्टी पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। हमारे तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो बैंकिंग चैनल के थ्रू जो हैं वो किए गए हैं। एक तो ये सारी सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो मईशत की बिगड़ती सूरत हाल है, जो महंगाई बढ़ रही है, इसका जिम्मेदार अभी भी कहा जा रहा है कि पीटीआई ने किया। और पीटीआई के दौरे हुकूमत में एक जाल बिछाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उस जाल में हमारे लिए वो जाल बिछाया गया जिसमें आवाम को सब्सिडी दी गई और रिलीफ दिया गया। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि जो अमीर तबका है उस पर बोझ डालें, उस पर टैक्सेस ज़्यादा डालें, चाहे वो वन टाइम हो, लेकिन आवाम जो गरीब आवाम है उस पर से हम बोझ को हटाएंगे। अब ये सिर्फ बातें हैं, क्या वाकई कुछ कर भी पाएगी हुकूमत? क्या हुकूमत के पास कोई ऐसी है पॉलिसी? और अगर कोई पॉलिसी नहीं है तो क्या होगा? क्या लंदन से बैठ के ही सारे मामलात चलाए जाएंगे? और क्या वज़ीर ख़जाना को तब्दील करना नागुज़ीर हो गया है? क्या वाकई इसाक डार हैं जो सारे मामलात चला रहे हैं और अब वो फिजिकली यहाँ पर मौजूद होंगे? क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? और फॉरेन फंडिंग केस का होगा क्या होगा? और इमरान खान साहब करेंगे, धरना देंगे, जलसा करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, 10 तारीख से पहले का उन्होंने कह दिया है कि तैयार रहे अवाम। तो ये सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज़ियाकार हैं, उनसे ज़रा तज़िया लेते हैं इस सारी सूरत हाल पे। बहुत शुक्रिया आपका अतर साहब। कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ तो हुकूमत ये कहती है कि जितनी महंगाई हुई है और जितना मईशत का बुरा हाल हुआ है, ये सब कुछ इमरान खान की हुकूमत में हुआ। उन्होंने ऐसे मामलात किए कि आज हम ये सारी मुश्किलात जो हैं वो आवाम के लिए खड़ी हैं, हमारे लिए जाल बिछाया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, क्या आपको लगता है कि वो आएंगे अब सड़कों पर और वहाँ पर आके कोई लॉन्ग मार्च, धरना वो देंगे? क्या लग क्या रहा है आपको? देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है, जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, वो आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जो हमने देखा, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे हालात हमने नहीं देखे। कभी आपको ये एक मिसाल दे दें कि कभी भी पाकिस्तान में 2 महीने के दौरान तकरीबन 80 रुपए पेट्रोल बढ़ा हो, डीजल कितनी बड़ी तादाद में उसमें मिकदार में उसमें जो उसके पैसे में इजाफा हुआ है फी लीटर, वो भी हमारे सामने है। तो 2 महीने से पहले जो सूरत हाल थी वो भी हमारे सामने है। बहुत सारे मसाइल होंगे। इमरान खान की हुकूमत के दौरान भी 14 दफा उन्होंने भी अपने दौर में पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। लेकिन जो ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल हमने पहले कभी नहीं देखी। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के ऊपर आती है, इसलिए कि ये ना तो पहले इन्होंने फैसले किए, कभी ये इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे, इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने करना क्या है। कभी लंदन चले जाते थे, कभी ये कहा जाता है कि जी इसाक डार साहब चला रहे हैं, कभी ये कहा जाता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब चला रहे हैं। तो जब तक इनकी पॉलिसी में क्लियरिटी नहीं आएगी, क्लियर नहीं होगी, तो मसाइल तो बढ़ते जाएंगे। दूसरी, जहां तक खान साहब की एहतजाजी तहरीक की बात है, देखें खान साहब तो वैसे ही उनकी जमात तो सड़कों के ऊपर है, लेकिन उन्होंने भी अपनी तहरीक को जो थोड़ा सा रोका है सड़कों के ऊपर, वो आपको नजर नहीं आ रहे। उसकी भी बड़ी वजह यह है कि इनकी जिससे आप कैसे नाअहली से वो भी सरप्राइज हो गए। वो भी ये नहीं समझ रहे थे कि ये लोग इतने नाअहल होंगे कि 2 महीने के अंदर ही अवाम की इन्होंने चीखें निकाल दी। और इस महीने के आखिर में जब लोगों को बिल आएंगे, इस महीना पूरे जब लोग पेट्रोल डलवाएंगे 200 रुपए से भी महंगा पर लीटर, तो उसके बाद अवाम खुद ही बाहर निकल आएगी। खान साहब को किसी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी अब ये देख रहे हैं कि ये तो अपने बोझ तले ही दब रही है ये हुकूमत। तो लेकिन उनकी एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। हो सकता है उसमें थोड़ा रद्दो बदल हो, कोई स्ट्रेटेजी में तब्दीली हो, लेकिन उनकी तहरीक जारी रहेगी।
अच्छा, एक तो ये बात हो गई, दूसरा एक बयानिया है पीटीआई का, वो कहते हैं अपने आप को एनआरओ दे रही है हुकूमत। जिस तरह नैब में तरमीम की गई, जिस तरीके से इंतखाबी इस्लाहात की गई, ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने का है। अब ये नैब तरमीम का जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट लेकर चली गई है पीटीआई, वहाँ चैलेंज कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई ये बयानिया और ये मामलात वैसे ही हैं जैसे कि पीटीआई बता रही है, हुकूमत वाकई अपने आप को एनआरओ दे रही है? देखें, होता ये रहा है कि माजी में एनआरओ दिए जाते थे डिफरेंट कुव्वतों की जानिब से। आपको पता है एमक्यूएम को एनआरओ मिला, पीपल्स पार्टी को एनआरओ मिला, जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया। लेकिन इस दफा जो एनआरओ का हुजम था ना, ये एनआरओ इतना बड़ा था कि इसका बोझ कोई भी उठाना नहीं चाह रहा था। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि आप खुद हुकूमत में आ जाएं और खुद अपने आप को एनआरओ दें। इतना बड़ा एनआरओ कोई और किसी को नहीं दे सकता। अब जो पीटीआई का ये बयानिया है कि ये नैब के कानून में इन्होंने तब्दीली की है और ये सब कुछ अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो इसके हकायक क्या है? हकायक ये हैं कि जिस दिन ये लोग हुकूमत में आए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने ईसीएल से अपना नाम निकाला, उसके बाद ये अपने जो है मफरूर बच्चों को लेकर दुनिया में घूम रहे हैं। वो बच्चे जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं, उनको कभी सऊदी अरब ले जाते हैं, कभी तुर्की ले जाते हैं। उसके बाद इन्होंने नैब के कानून में तरमीम की, उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कानून में तरमीम की, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक छीना। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इनका एक एजेंडा है और एजेंडा वही है एनआरओ 2+। और इतना बड़ा एनआरओ मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख तो छोड़ें, किसी और दुनिया की तारीख में किसी को मिला हो कि एक शख्स के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और वहां से मुकदमे को रोक के उसको आपका वजीर आजम बना दिया गया और उसके साहिबजादे को आपका वजीर आला बना दिया गया। तो पीटीआई के बयानिए में इस लिहाज से तो जान लगती है जो वो इल्जामात लगाते हैं, इसलिए कि ये सब कुछ हमें जेआईटी रिपोर्ट से पता चलता था, ये सब कुछ हमारे इदारे ही हमें बताते रहे, इन्हीं टीवी की स्क्रीनों के ऊपर हम दिखाते रहे कि किस तरह करप्शन के इल्जामात हैं, किसके ऊपर क्या इल्जामात हैं। और अब वो सब लोग एकदम से इक़्तिदार में आ गए, तो फिर इस तरह की बातें तो उठेंगी और सवालात भी उठेंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको लगता है कि भाई अब जो ये सारे मामलात किए जा रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान देख लें, उसके बाद आगे के सारे मामलात देख लें, आपको लगता है खुद हुकूमत वाकई बौखला गई, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या? देखें, इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हुकूमत आ गई और हुकूमत अब ये सोच रही है कि हमें किसने धक्का दिया, हम किस तरफ जाएं। मैं इससे थोड़ा सा एग्री नहीं करता हूं। इनको बिल्कुल पता है ये क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल ना ये घबराए हुए ना ये भोखलाए हुए। पेट्रोल की कीमत 10,000 लीटर भी चली जाए ना रुपए, तो इनको फिर भी फर्क नहीं पड़ता, इनके पास इतनी दौलत है। इससे तो आम पाकिस्तानी मुतासिर होगा। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि अपने ऊपर जो मुकदमात हैं उनको किसी तरीके से रोकना है, अपने आप को एनआरओ देना है, अपने बच्चों के सियासी मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। तो ये वो कर रहे हैं। किसी ने अपने बच्चे को वजीर आला बनवा दिया है, किसी ने वजीर खारजा बना दिया है, किसी ने मिनिस्टर बना दिया है। लेकिन अगर मसला किसी का है तो वो पाकिस्तान के बच्चों, पाकिस्तान के अवाम का, और उनका कोई देख ही नहीं रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई देख नहीं रहा। तो ये इनके जहन में बिल्कुल बड़ी क्लियरिटी है, ये वही कर रहे हैं जिसका ये मंसूबा बना के आए थे। बहुत शुक्रिया आपका तर काज़मी साहब, आपके तज़किया का। पर अब हमें ज्वाइन करें वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे हम बात करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत अपने आप को एनआरओ दे रही है, बल्कि एनआरओ 2 दे रही है। ये महंगाई करके, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, नैब तरमीम करके, इंतखाबी इस्लाहात करके, क्या ये है एनआरओ 2? देखिए, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनका एजेंडा आवाम की फलाई न था न है। जब हम हुकूमत में थे और फैटफ की कानून साजी का मरला चल रहा था, तो ये हमारे पास आए। मैं उस मीटिंग की सदारत कर रहा था, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा था। ये हमारे पास 35 नुकाती एक तरमीमी बिल लेकर आए नैब का, और शर्त ये आयद की कि अगर नैब पर आपने हमें रियायत दी तो हम फैटफ पर कानून साजी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का ये मौक़िफ़ था। हमने इत्तफाक ना किया और इन्होंने कानून साजी ना की, इन्होंने वॉकआउट किया। और आज इतनी ढिठाई से वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं जिसकी कानून साजी में वो शामिल ही ना थे, वॉकआउट कर गई थी दोनों जमातें। नंबर 1। नंबर 2, इनका मकसद हुकूमत में आने का अपने केसेस करना था, जो वो कर चुके। 1100 अरब का जो कौम को टीका लगा था, आज वो दफन हो गया, खा पी के हजम हो गया और पूरी कौम मुंतज़िर है कि
क्या होना था। एहतसाब का अमल अब इस मुल्क में दफन कर दिया गया है। अब नैब जो है वो तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब बन गया, यानी कि ना होने के बराबर, और यही इनका मकसद था। उसके साथ साथ NRO 2 यही था ना जो मांगते थे, और इमरान खान देने से इनकारी थे। फिर हैरान कुन बात है कि एहसन इकबाल जैसे पढ़े लिखे आदमी कहते हैं करप्शन तो हिंदुस्तान में भी है, करप्शन तो और मुल्कों में भी है, तो वो तरक्की कर रहे हैं। तो मैं हैरान हूँ, करप्शन के लिए ये उसके तदारुक के लिए कुछ नहीं करना चाहते, और उसकी करप्शन का जवाब पैदा कर रहे हैं, चाह रहे हैं, उसको लीगलाइज करना चाहते हैं। ये है इनका एजेंडा, ये है NRO 2। और पाकिस्तान के लोगों को ये सोचना होगा, अगर इस किस्म की करप्शन जारी रही, अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, पाकिस्तान का सरमाया, पाकिस्तान की जो एसेट्स हैं वो बाहर मुंतकिल होते रहे, तो ये मुल्क गरीब से गरीब तर होता चला जाएगा, और आम शहरी जो है वो महंगाई में पिसता चला जाएगा। हम IMF के गिरवी रहेंगे, और उनकी शराइत हम पर आयद रहेंगी जो आज पाकिस्तानी कौम फेस कर रही है। ये इन दोनों जमातों के हुक्मरानों का किया करता है जो आज कौम पर। शाह साहब, अभी आपने फैटफ का जिक्र किया। फैटफ वाला जो मामला है जिसपे ऑन रिकॉर्ड है कि कानून साजी पर ये वॉकआउट कर गए थे। अब महंगाई क्रेडिट ये देते हैं आपको कि महंगाई हुई तो आपकी वजह से हुई, और फैटफ की ग्रे लिस्ट का क्रेडिट देते हैं खुद को कि अगर फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकले तो उसमें हमारा था मामला और हमारे ऊपर है ये सारा क्रेडिट। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, फैटफ का क्रेडिट ये लेना चाहे भी तो नहीं ले सकते, क्योंकि कौम बेवकूफ़ नहीं है। कानून साजी में ये नहीं थे, इन्होंने बायकॉट किया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जितने थे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लिए, और उसके जितना एक्शन प्लान था जो 2018 का था, 2021 का था, उसको मुकम्मल मार्च में तहरीक इंसाफ कर चुकी थी। रिपोर्ट पेश हो चुकी थी। जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है वो रिपोर्ट पेश कर चुका था। उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर प्लेनरी में फैसला होना था, और प्लेनरी ने क्या कहा कि पाकिस्तान को जो हमने टारगेट्स दिए थे, जो बेंचमार्क्स दिए थे, मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे, पाकिस्तान उनको पूरा कर चुका है। अब हम एक विज़िट करेंगे, और विज़िट के बाद पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं ठहरता। तो ये क्रेडिट तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को जाता है, और दीगर इदारों को जिन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर काम किया, इनको नहीं जाता। ना ये बिलावल को जाता है, ना ये हिना को जाता है, ना ये शहबाज शरीफ को जाता है, इनको नहीं जाता। कौम जानती है। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, देखने की बात यह है कि आज महंगाई की कई वजूहात हैं। कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से एक प्राइसेस का एक स्पायरल है, और कुछ वजूहात जो हैं मिसमैनेजमेंट की हैं। इस वक्त ये हुकूमत फैसले करने में कतरा रही है, ये एक कदम आगे लेती है। शाह साहब, एक चीज़ और है, आज ज़ाहिर PTI की जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है, 8 साल बाद वो महफूज कर लिया गया, वो कुछ अब दिनों में सुना भी दिया जाएगा, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन के किरदार को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 64 करोड़ का मामला है, 35 करोड़ का पीपल्स पार्टी का मामला है, क्या ये सारी पार्टीज के फॉरेन फंडिंग केसेस को नहीं देख रहा इलेक्शन कमीशन? पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद कह चुका है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, और ये जो मीडिया लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ये गलत इस्तेमाल करता है। इसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग का उन्होंने कहा है जिक्र हो सकता है, और अगर ऐसी है, अगर ऐसी चीज़ है जिस पर भी अभी सवालिया निशान है, तो उसकी मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो अमाउंट जो उस जद में आती है वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो चाल बुनी जा रही थी तहरीक इंसाफ को डी रजिस्टर करने की, वो भी नाकाम हो गई। ये जो एक कहानी बनाई गई थी कि बाहर से पैसा आ गया, फॉरेन फंडिंग है, ये सोर्स है, वो सोर्स है, वो बात भी दम तोड़ गई है। और ये इलेक्शन कमीशन के अपने जो साहिबान हैं वो इसकी तरदीद कर चुके हैं कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, क्या अकाउंटेबिलिटी सिर्फ तहरीक इंसाफ की होनी है? दीगर जमातें जो हैं
वो भी लाए ना। हमने तो अपना पूरा रिकॉर्ड पेश किया है कि हमारे पैसा कहाँ से आया, कौन देने वाले थे, डोनर्स कौन थे, ये बताए ना। लीग नून किन वसाइल से चल रही है, पीपल्स पार्टी किन वसाइल से चल रही है, करप्शन के पैसे से चल रही है, कमीशन एजेंट्स इसको सहारा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स इनके पीछे हैं, कौन है, माफियाज है जो उनको सपोर्ट करते हैं, बताएं। हमसे सवाल किया, हमने जवाब दिया, अब हम सवाल कर रहे हैं, वो जवाब दें। और इलेक्शन कमीशन को यकतरफा कोई अख्तियार नहीं है कि फैसला करे, और कोर्ट ने भी कहा है सबको सुने, सबका फैसला करें और बराबर का सलूक करे, सब बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन शाह साहब, अभी इतवार वाले रोज खान साहब ने बड़ा जबरदस्त एहतजाज किया, पूरे मुल्क से लोग निकले, उसमें उन्होंने खिताब में कहा कि 10 तारीख से पहले मैं फिर तारीख दूंगा, आवाम तैयार रहे। अब वो होगा क्या? धरना होगा, जलसा होगा, लॉन्ग मार्च होगा, क्या करेंगे आप लोग? पहली बात तो है कि मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इमरान खान की कॉल पर उन्होंने जो महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया, ये तारीखी था। सही। हर शहर, हर कस्बे में, हर बड़े शहर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे वफाक में, क्वेटा, पेशावर, गिलगित, लाहौर, कराची, मुल्तान, रहीम यार खान, छोटे छोटे शहरों में भी तहसीलों की सतह तक लोग बाहर निकले। ख़वातीन, बच्चे, मेहनत कश तबका, तालिब इल्म, मज़दूर, सैलरीड क्लासेस, और इन्होंने इस हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ को मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि इन्होंने महंगाई नहीं, इन्होंने तबाही कर दी है। और पूरी कौम इस बजट को, जो कि जाली हिंसों पर, जाली अदाद व शुमार पर बनाया गया है, उसको मुस्तरद कर दिया है। नंबर 1। नंबर 2, आप पूछ रहे हैं कि दूसरा हिस्सा क्या था? दूसरा हिस्सा ये था सर कि धरना होगा, जलसा होगा या लॉन्ग मार्च होगा? जी, उस पर हमने ये रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, कि बताइए कि हमारे बुनियादी हकूक़ हैं क्या? सही है। क्या पुरअमन एहतजाज हमारा हक है? क्या कंटेनर्स लगाना जिस तरह 25 मई को लगाए गए थे, और जो पुलिस ने जो आम शहरियों के साथ सलूक बरता, क्या किसी महज़्ज़ब माशरे में ऐसा होता है कि आप लोगों के घरों में घुस जाएं? पंजाब पुलिस ने जो यहाँ लोगों के साथ सलूक बरता है, ये आपके सामने है, आपकी फुटेजेस मौजूद हैं। दीवारें फैलांगी, मस्तूरात को, सोती हुई मस्तूरात को बेचैन किया, जाते हुए उनके मोबाइल उठा के ले गए, अजीब अजीब हरकतें की, बच्चों को पीटा और टेयर गैसिंग की। इस बेदर्दी से नन्हे बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे जो हैं, वो जो टेयर गैस की जद में थे, और इस किस्म का तशद्दुद किया, नाजायज़ और बेजा बिला वजह लोगों को उठाकर जेलों में बंद कर दिया। क्या इसकी इजाज़त है? और अगर इजाज़त नहीं है तो पंजाब हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? हमजा शहबाज ये करने आए हैं, ये रिवायत कर रहे हैं। इनको अभी नहीं भूला कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हुकूमतें आर्जी होती हैं। जो आज हुकूमत में है, कल उसने अपोजिशन में भी होना है। वो अभी सबक नहीं सीखे कि किस तरह अपोजिशन में तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और किस तरह अच्छी रिवायात कायम की जाती हैं। उन्होंने उसके बरक्स किया, उन्होंने वही गुल्लू बट का राज नाफिज किया जो मॉडल टाउन के वाक़यात आपके सामने थे, उस तारीख को दोहराया है। अब इसको हमने देखना है कि जब वजाहत आ जाती है तो हम उस पर फिर फैसला करेंगे। कौम बिल्कुल तैयार है और इनसे तंग है। वो समझती हैं कि ये नाकाम हुकूमत है, इनके पास कोई रिकवरी का प्लान नहीं है। इनका जो एजेंडा था अपना ज़ाती, वो उनने मुकम्मल कर लिया है, अपने केसेस को दफन कर दिया है और नैब का जनाजा बड़ी धूम से अब उठ चुका है। बिल्कुल सही। शाह साहब, अभी आपने खुद कहा कि जिस तरह उस वक्त गिरफ्तारियां की गई, लोगों को मारा पीटा गया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जो आप समेत दीगर रहनुमाओं पर दहशत गर्दी की दफात के मुकदमे दर्ज किए गए, इसमें कल आप समेत दीगर रहनुमाओं की जमानत हुई। अगर ईद के बाद ये गिरफ्तारियां करते हैं आप लोगों की, तो फिर आप लोगों का क्या लाएअमल होगा? देखिए, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे कुछ बैद नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझ पे 6 मुकदमे हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों के,
अब जिस वक्त मुझ पे मुकदमा दर्ज होता है, मैं इस्लामाबाद की हदूद में हूँ ही नहीं, मैं पीछे हूँ, कंटेनर पे हूँ, और बैक वक्त क्या मैं 6 थानों में बैक वक्त हमलावर हो सकता हूँ या कोई नुक्स अमन पैदा कर सकता हूँ, क्या मैं कोई खिलाफ वर्जी कर सकता हूँ? इस किस्म के ये झूठे मुकदमे जो कायम कर रहे हैं, इन्हें बंद होना चाहिए। हम इनका मुकाबला कर रहे हैं, हम अदालतों में पेश हो रहे हैं, हम तवक्को करते हैं अदालतों ने हमें जो पहले इंटरम बेल दी, फिर बेल्स कंफर्मेशन की, इन केसेस को क्वाश करेंगे, इनको वो उठा के बाहर फेंकेंगे, क्योंकि ये हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। आपने देखा कि आए दिन कोई ना कोई ड्रामा रचाने की कोशिश में है। अभी आपने देखा कि कल इन्होंने कुछ लोग भेज दिए खैबर पख्तूनख्वा से टीचर्स, उनमें जेन्युइन लोग भी थे, और जेन्युइन लोग जो थे उनके साथ अब बातचीत की तो वो आमादा हो गया, उनको कायल किया गया गुफ्तु शुनीद से। लेकिन ये चाहते थे वहाँ शेलिंग, ये चाहते थे वहाँ रबर बुलेट्स का फायर होना, एक लोगों को मारना चाहते थे, और मारकर इल्ज़ाम इमरान खान पर और तहरीक इंसाफ पर डालना चाहते थे। ये है इनकी सोच, जिस सोच से इनको अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की पकड़ रही है। पॉइंट टेकन। शाह साहब, मैं चाहूँगी आप हमारे साथ ही रहिए। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे नाज़रीन, फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, और हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब। उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। शाह साहब, खुर्रम दस्तगीर के बयान की बात कर लेते हैं। अभी हालिया उन्होंने बयान दिया है, वो ये कह रहे हैं कि PTI की हुकूमत इस साल के आखिर में हम सबको नाअहल करवाना चाहती थी, इसीलिए मजबूरन हमें ये 1.5 साल की हुकूमत लेनी पड़ी। पहली बात है कि PTI की हुकूमत को किसी को अहल या नाअहल कराने का अख्तियार ही नहीं था, ना है किसी हुकूमत को। ये तो नैब के पास था, ये तो अदालतों के पास अख्तियार था, और अदालतों ने फैसला करना था कौन किस केस में बरीउल ज़िम्मा है और कौन मुजरिम है। तो PTI पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? हाँ, इनको खौफ ज़रूर था। खौफ इसलिए था कि ओपन एंड शट केसेस थे, जो रकम इनके अकाउंट में मुंतकिल हुई है, जो साबित हो गई है, इनके वसूलियाँ हो गई हैं, उसे बच नहीं सकते थे। तो इनको खौफ था, नाअहली का खौफ, और तलवार इनके सर पर लटक रही थी। तभी इन्होंने ये सारी साजिश का हिस्सा बन गए, मदाखलत का हिस्सा बन गए। शाह साहब, आखिर में बस ये बढ़ती हुई महंगाई की बात कर लेते हैं। इन्होंने सब्सिडी ख़त्म की, इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने वो तमाम शराइत पूरी की जो IMF कह रहा था। उन शराइत को पूरा करने के बाद भी IMF नहीं मान रहा। आपको लगता है कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो पाएगा? देखिए, पहले मैं अपना सवाल, जो पहला सवाल था, मुकम्मल कर लूँ। चलें। महंगाई की मैंने कहा 2 फैक्टर्स थे, इंटरनेशनल फैक्टर था और लोकल फैक्टर्स थे। लोकल फैक्टर ये था कि मिसमैनेजमेंट इस तरह से कि इन्होंने ना फैसले करके, जब से ये हुकूमत आई है आप देखें कि रुपया कितनी तेजी से गिरा है और डॉलर कितनी तेजी से चढ़ा है, स्टॉक मार्केट में कितनी मंदी आई है, और जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो भी महंगाई की शक्ल अख्तियार कर रही है। जो बजट इन्हें दिया है वो IMF ने कबूल नहीं किया, ये मिन्नतें कर रहे हैं, कभी अमेरिकी सफ़ीर के पाँव पड़ते हैं, कहीं और जाते हैं। अब ये अभी तक वो IMF को कायल नहीं कर सके। वो समझते हैं कि जो इनके बजट के फिगर्स हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, जो इनका रेवेन्यू टारगेट है वो अनअचीवेबल है। तो इसलिए IMF के साथ भी मसला चल रहा है, और ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो महंगाई की शक्ल अख्तियार कर रही है। शुक्रिया आपका। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनकी गुफ्तगू जो थी उसका जो पूरा एक लुब लबाब था वो यही था कि ना ही जो बजट के फिगर्स हैं, जो कुछ उन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं, और वो ये भी बात कर रहे थे कि जो अचीवमेंट से बात कर रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन हम करेंगे वो भी जो है वो नहीं हो सकता है, और पेट्रोल
महंगा हो गया है नाज़रीन, डीजल महंगा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद IMF कर्ज देने को तैयार नहीं है। क्या वाकई IMF का प्रोग्राम बहाल हो सकता है? क्या लंदन से बैठ के जो है वो वज़ारत ख़जाना चलाई जा रही है? इन तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर सलमान शाह साहब, माहिर मौशवियात हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या आपको लग रहा है कि जो कुछ अब तक आवाम के साथ हुकूमत कर चुकी है, चाहे वो बिजली का टैरिफ बढ़ाना हो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाना हो, डॉलर इतना ऊपर चला गया है, ये बार बार बात करें कि जैसे IMF प्रोग्राम बहाल होगा ये डॉलर की जो कीमत है ये कम हो जाएगी, रुपया बेहतर हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए, इसमें तो अब बहुत से काम करने पड़ेंगे इससे पेश करके ये पीछे आए। हाँ। क्योंकि डॉलर जो था वो जो रजीम चेंज की वजह से 175 रुपये फी डॉलर से 210 पे अब पहुंच चुका है। अब इसका उसकी वजह ये थी कि जब भी आप हुकूमत को बदलते हैं तो नई हुकूमत जो आती है उसको बहुत वक्त लगता है समझने में, और सबको पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस करना है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि तैयारी करके तो आते नहीं है। तो अब 8 हफ्ते तो हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।